Jai Hind comrades, welcome back to your own channel Competitive Exams Adda. In the ongoing test series, we are going to deal with practice set 10 today. So without delay, let's start with the first question. So first question is on your screen. तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। ऐसी कौन सी इसमें से टेक्निक है, इन ऑप्शंस में से कौन सी टेक्निक है जो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए कम से कम जगह को घेरती है, कम से कम जो है स्पेस को घेरती है, कम से कम वर्णों में इसको प्रस्तुत करती है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा BCD। और BCD की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पूछी जा सकती है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल ये 4 बिट का होता है। देखिए BCD जो है 4 बिट का होता है। इस तरीके से 0000 4 बिट में ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जबकि और जो ऑप्शन दे रखे हैं EBCDIC ये देखिए 8 बिट में करता है, ASCII भी 8 में करता है, और ये ASCII 7 जो है ये 7 में करता है, 7 बिट में करता है। तो इसलिए इन ऑप्शंस में से BCD ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट रहेगा। ये जो है इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, तो मैं आपको फुल फॉर्म्स बता देता हूँ। EBCDIC की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और 8 बिट का होता है ये। तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं फुल फॉर्म को। ASCII देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो देखिए जो ईमेल अकाउंट को होस्ट करता है उस कंप्यूटर को कहा जाता है, वाले कंप्यूटर की बात हो रही है, होस्ट करने वाले कंप्यूटर को, तो उसको ईमेल सर्वर कहा जाता है, उसको कहा जाता है ईमेल सर्वर। तो आंसर जो रहेगा इसका C आंसर रहेगा। इसके बाद में देखिए ईमेल क्लाइंट के बारे में मैंने आपको बताया था। ईमेल क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, तो ईमेल क्लाइंट होता है जो एक ही पीसी कई सारे जो ईमेल अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है, तो उसको ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित बुक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं। तो देखिए ये बुक का नाम है और पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली। तो देखिए 1962 में ये प्रकाशित हुई। इसका जो नाम है, इनके जो लेखक का नाम है वो है ये रेचल कार्सन ने ये बुक लिखी है। तो देखिए ये बुक प्रकाशित हुई थी 1962 में, और इसमें पर्यावरण के जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड ये बुक एक तरीके से काफ़ी अच्छी साबित हुई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल देते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए मानव गतिविधि, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो क्लाइमेट में चेंज होता है या एनवायरनमेंट में चेंज होता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण उनको कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, नेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो देखिए जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है, इंग्लिश मीडियम के लिए बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है। तो देखिए ये है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो उसमें क्या रहेगा, ऐसे अपघटनीय सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, जैसे कि सीवेज हो गया, कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगा ये देखिए पॉलीथीन और प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें तो क्या रहेंगी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेंगी। जबकि जो सीवेज है, तो आंसर नंबर A रहेगा इसका। सीवेज क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित। तो ये कहाँ पे है, सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। और देखिए यहाँ पे पहले ये सिटी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, इसका नाम चेंज करके सलीम अली नेशनल पार्क रख दिया गया। यहाँ पे जो है आपका स्नो बियर और ये हंगुल वगैरह ये सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका आंसर होगा। इसके अलावा और जो ऑप्शन है मैं उनको बता देता हूँ। तो देखिए कॉर्बेट जो है सबसे पहले 1936 में ये इसकी स्थापना या घोषणा हुई थी। इसके बाद में देखिए तो दूसरे नंबर पे इन ऑप्शंस में से आएगा, तो वो है कान्हा 1955। दुधवा जो है तीसरे नंबर पे आएगा 1977। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए 55, 77 इस तरीके से थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है। राजा जी जो रहेगा 1983। और इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। देखिए वैसे इतने सारे नेशनल पार्क में से ये नहीं कि सब पूछे जाएंगे, तो जो थोड़े से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके ईयर पूछे जा सकते हैं। बाकी और जो नेशनल पार्क्स हैं
उनकी मैंने ऊपर वीडियो नहीं है, उनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो ईयर जो है आपको कुछ कुछ का याद रखना है, जैसे पहला जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो उसका आप ईयर जरूर याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है कहाँ से आया है क्वेश्चन, जो आपकी यूनिट 5 है वहाँ पे जो इंडियन कल्चर का जो साइलेंट फीचर्स हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाई है, और वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाली चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नहीं छोड़ेंगे। इससे इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो आपको जहाँ से मिलते हैं या आने वाले जैसे भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा, मैं भी उसके ऊपर MCQs करा दूंगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है कुंडग्राम में। कुंडग्राम जो रहेगा इसका आंसर रहेगा। और इसमें देखिए और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कुंडग्राम बेसिकली वैशाली में के निकट है। तो वैशाली जो है एक टाउन है, और कहाँ पे है ये टाउन? ये बिहार में है, अभी फ़िलहाल जो है बिहार में है। जो महावीर की माता थी तो वो कहाँ बेसिकली क्या थी, उनकी माता जो है लिच्छवी गणराज्य से क्या रखती थी, ताल्लुकात रखती थी। तो आप इतना थोड़ा सा याद रखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो आंसर जो है बी, इसका ऑप्शन जो बी रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। और देखिए ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी, 20 जुलाई 1905 को। और इसकी देखिए निरस्त करने की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1911 के जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उसमें की गई थी। और ये दिल्ली दरबार किसके टाइम पे लगाया गया था? इस वायसराय का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे इसको रोका गया था। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैं बता देता हूँ कि जो महावीर थे उनकी बेसिकली जो बताई जाता है, जन्म बताया जाता है वो 599 ईसा पूर्व में BC में बताया जाता है। लेकिन कुछ किताबें जो हैं, कुछ किताबें इन द सेंस NCERT भी 540 में बताती हैं, 540 में बताती हैं। लेकिन अभी जो बेसिकली नई NCERTs आई हैं उन्होंने भी 599 इसको कर लिया गया, मतलब इसको क्या कर दिया, एक तरीके से वेरीफाई कर दिया है। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आप 599 में ही टिक करेंगे, क्योंकि न्यू जो NCERTs हैं और अन्य NCERTs उनका रेफरेंस रहेगा कि 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। ये देखिए मैं UPSC में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन और अन्य किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको देना है, तो उसके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 9 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित की बात हो रही है, सही कौन सा है इसमें से? तो 1940 में राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो देखिए ये तो गलत है, 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन जो था 1929 में हुआ था। और इसके बाद में देखिए 1931 को राजगुरु को फांसी, ये सही है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि 1921 में नहीं होता, 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन का आरंभ हो गया था। 1920 में जो रॉलेक्ट सत्याग्रह आया था, तो नहीं, ये 1919 में ही आ गया था, 1919 में। तो इसलिए सारे गलत हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, तो आप इसको एक थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है किस ग्रह के चारों ओर ब्ले है? तो देखिए रिंग्स की बात हो रही है, आपने देखा होगा कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनके आसपास जो है रिंग्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है रिंग्स के मामले में वो आंसर है शनि, सैटर्न को माना जाता है। और सैटर्न के चारों तरफ देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसको आप टिक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। 7 रिंग्स होते हैं सैटर्न के चारों तरफ, जो है 7 रिंग्स होते हैं, उनको नाम दिए गए हैं ABCDEFG। तो G तक आप देखेंगे तो 7 रिंग्स होते हैं। और ये रिंग्स किसके बने हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बर्फ़ मतलब आइस, और रॉक मतलब पत्थर के बने हुए होते हैं। और इनकी जो है मोटाई एक घर के बराबर भी हो सकती है, और एक छोटे से जो एक सैंड का, एक रेत का जो पार्टिकल होता है उसके बराबर भी इनकी क्या हो सकती है, मोटाई हो सकती है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखेंगे। सैटर्न के अलावा और भी जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि बृहस्पति और वरुण, ये नेपच्यून जिसको हम कहेंगे, उनके चारों तरफ भी क्या है, ये रिंग्स पाए गए हैं। संकेत है, मतलब एक तरीके से क्या है, संकेत प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्ण नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी जो है सहायक नदी है? तो इसमें से देखिए भीम, भीमा और डॉन, तुंगभद्रा, ये सब तो क्या है, सहायक नदी है। लेकिन ये नहीं है, तेल नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। तो तेल जो नदी है वो सहायक नदी नहीं रहेगी। तेल जो है किसकी है, ओब, तेल, ये सारी जो है महानदी की है। ओब, तेल जो है और ये सब किसकी हैं, महानदी की सहायक नदी हैं। जबकि मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आप बिल्कुल देख लेंगे। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है कोयना, यरला, डीना, और ये बेसिकली देखिए डॉन नहीं है, ये डीना है, डीना, इसको आप सही कर लेंगे, डीना है ये। और वरना है पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, ये सारी जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
से जो है संबंधित है। तो देखिए लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो रही है। लाइफ एंड लिबर्टी का आपको पता है अनुच्छेद कौन सा है, इसको कहते हैं पूरा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 21। और इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ही लगाए जाएंगे, अन्यथा उसको पूरी तरीके से अपने आप को जीने का अधिकार है और उसको जो है पर्सनल लिबर्टी रहेगी। अब देखिए आर्टिकल 29 जो है किससे रिलेटेड है, जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है किससे रिलेटेड है, वाक्य स्वतंत्रता से रिलेटेड, वाक्य स्वतंत्रता से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है आर्टिकल 19। और आप जो है इसमें फ्रीडम ऑफ बिलीफ और स्पीच वगैरह से ये सब चीज़ें रिलेटेड रहेंगी। अनुच्छेद जो 20 है आर्टिकल 20 वो किससे रिलेटेड है, तो देखिए आर्टिकल 20 जो है वो है दोष सिद्धि के संबंध से संरक्षण और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध से संरक्षण। तो देखिए इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता देता हूँ, अवॉइड आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपका जो है अरेस्ट और डिटेंशन जो है आर्बिटरी रूप से हुआ है और सरकार जो है आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर रही है, तो उससे आपको जो है एक तरीके से संरक्षण मिलेगा, एक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको जो है गिरफ्तार करने से पहले क्या किया जाएगा, जो आर्टिकल 22 कहता है कि दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, इसमें क्या किया जाएगा, आपको डिटेंट के रीज़न, मान लिया आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको रीज़न बताया जाएगा। दूसरा जो है आपको कंसल्ट करने का अधिकार दिया जाता है और आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को भी क्या कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के डैश अधीन रहकर कार्य करती है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है, व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अंदर, कार्यपालिका बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है किसके अंडर काम करती है, किसके अधीन, अंडर तो नहीं कहेंगे हम, अधीन मतलब एक तरीके से कोलाब्रेशन में काम करती है। तो ये किसके कोलाब्रेशन में काम करती है, ये विधायिका के कोलाब्रेशन में काम करती है। तो आंसर नंबर बी रहेगा इसका। विधायिका का मतलब क्या है, जो लेजिस्लेटिव है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में क्या है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव रहती है वो एक दूसरे के कोलाब्रेशन में ही काम करती है। और जो विधायिका है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी रहेगी। ऐसा नहीं है कि विधायिका में जो सरकार है उसके ही एमपी उत्तरदायी रहेंगे, जब बल्कि वो अपोजिशन के लिए भी पूरी लोकसभा के लिए उत्तरदायी रहेगी। और कार्यपालिका जो है वो सामयिक रूप से विधायिका के लिए उत्तरदायी रहेगी। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो देखिए यूपीएससी किसको सौंपता है अपना वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब बेसिकली जो पूरे साल का जो एक तरीके से क्या होता है, सारा कंसोलिडेशन होता है, वो किसको सौंपता है। तो देखिए आर्टिकल 323 के अकॉर्डिंग, 323 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जो यूपीएससी है वो राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपता है। राष्ट्रपति इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों के समक्ष इसको प्रस्तुत करता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो देखिए इसमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है वो संबंधित है भारतमाला परियोजना से। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। तो देखिए भारतमाला परियोजना जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला योजना है, एक अम्ब्रेला मिशन है, जिसमें क्या है, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रोड, तटीय बंदरगाह, ये सारी रोड्स, एक्सप्रेसवे, सब चीज़ें आएंगी, रोड से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 27 17 पे चलते हैं। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। तो देखिए सबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है वो किससे है, ये है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। तो देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबरी ने जो है क्या खिलाए थे, बेर खिलाए थे राम को, तो इसलिए आप इसको पोषण अभियान से इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और इसमें और क्या चीज़ें हैं, जो कुपोषण मिटाना है बच्चों से, महिलाओं से रिलेटेड है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा, पहले तो उसको देख लेते हैं, यह है कोठारी आयोग। तो देखिए कोठारी आयोग जुलाई 1964 में 1964, इसका वर्ष भी आप याद रखेंगे, DS कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया था। और देखिए इसकी सिफारिश पे ही 1968 में देखिए हमारी जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 में जो आई वो पहली थी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। सेकंड जो आई वो आई 1986 में, ये बेसिकली राजीव गांधी सरकार में आई थी। और 3rd जो आई है वो आई है 2020 में, जो कि कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के कमेटी के बेसिकली रिकमेंडेशंस पे आई है। तो इसको आप थोड़ा याद रखेंगे। आप ये 2020 वाली जो है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ये आप नाम याद रखेंगे।
अब मैं बात कर लेता हूँ कोठारी आयोग के बारे में। तो कोठारी आयोग 1968 में नवीन शिक्षा नीति का आयोजन किया गया और इसमें देखिए क्या किया गया था, इसकी थोड़ी सी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंडरी लेवल पे क्या किया गया था, त्रिभाषा फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है अपनाया गया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक इंग्लिश, हिंदी और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये जो है त्रिभाषा फार्मूला था। पूछा जा सकता है 3 भाषा, ये त्रिभाषा फार्मूला जो है किससे रिलेटेड था, तो 1968 की जो शिक्षा नीति थी उससे रिलेटेड था ये, और डी एस कोठारी ने इसको क्या किया था, रिकमेंड किया था। सेकंड रिकमेंडेशन, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो क्या है कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए। तो देखिए ये भी एक रिकमेंडेशन थी कोठारी आयोग की, एक इंपॉर्टेंट आयोग माना जाता है। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जो सेकंड आई थी 1986 में, उसमें क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 14 से 18 साल वाली एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए, ये एक रिकमेंडेशन थी। और इसके बाद में ये राजीव गांधी सरकार के अंडर आई थी। SC ST ये सारी इनको क्या है, एक बेसिकली इक्वालिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में, ये भी एक रिकमेंडेशन थी 1986 की। और एक इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, आप ध्यान देंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो पूछा जा सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस जो है शिक्षा नीति में शामिल था, तो ये था सेकंड शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी। और देखिए एक चीज़ और इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकंड जो शिक्षा नीति आई थी एजुकेशन पॉलिसी, उसकी रिव्यू किया था राममूर्ति कमेटी। तो आप ध्यान रखेंगे राममूर्ति कमेटी 1990 में बनाई गई थी और इसने जो है रिव्यू किया था सेकंड एजुकेशन पॉलिसी को। अब देखिए थर्ड के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है, पीछे जो क्वेश्चंस आए थे। बाकी इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि ये कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन की रिकमेंडेशन पे ये कमेटी आई है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य क्या है। तो देखिए नीट जो आपने सुना होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नीट की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको क्या किया था, बेसिकली प्रारंभ किया था। ये देखिए PPP मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे है। और यह योजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बल देती है। AICTE की जो है ये एजेंसी है बेसिकली जो जिसके अंडर ये काम करेगी, तो ये AICTE है, इस एजेंसी के अंडर काम किया जाएगा। अब देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे AICTE की फुल फॉर्म, इतना देखिए आप किया कीजिए, इंगेज रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम के बारे में है। उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन में टीचिंग जो रिजल्ट्स रहेंगे उनसे रिलेटेड थी नीट। तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें जो है टीचर्स ट्रेनिंग पे बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है। तो देखिए विमर्शी स्तर जो है वो स्मृति जो मेमोरी लेवल है, और विमर्शी स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल, वो कैसे अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन की पद्धति मूलतः कौन सी होती है। तो देखिए कम्युनिकेशन की जो पद्धति है, प्रोसेस है, वो कौन सी होगी। तो इसका जो आंसर है वो है क्रियान्वितकारी इसका आंसर रहेगा। क्रियान्वितकारी का मतलब है ट्रांसैक्शनल इसका मतलब रहेगा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं। तो इसमें जो विमर्शी स्तर है और जो बेसिकली मेमोरी स्तर है, इसमें अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसैक्शनल होता है। ट्रांसैक्शनल का मतलब एक तरीके से इसमें देखिए रिफ्लेक्टिव स्तर में क्या है, काफ़ी आत्मचिंतन वगैरह चीज़ें होती हैं, चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड होती हैं, कंसेप्ट कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो जो है इसमें देखिए एक ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, ट्रांजेक्शन मतलब एक तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होंगी इसमें। जबकि मेमोरी स्तर में क्या होता है, रटवा दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोले हुए शब्दों को टाइप करने के लिए यंत्र क्या कहलाता है। तो देखिए जो बोले हुए शब्द हैं उनको टाइप करने के लिए जो यंत्र रहेगा उसको कहते हैं डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, बोले हुए शब्दों को टाइप किया जाता है इसमें। ये देखिए कई बार थोड़ा सा रिसर्च में भी काम इसको लाया जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में देखिए और क्या चीज़ है, जैसे कि माइक्रोफोन है, वो इलेक्ट्रिक सिंबल ध्वनि को मतलब जो वॉइस हम बोल रहे हैं, मैं अभी जो मान लीजिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एक माइक्रोफोन से ही कर रहा हूँ, तो माइक्रोफोन जो इलेक्ट्रिक सिंबल है उसको परिवर्तित कर देगा, ध्वनि को परिवर्तित कर देगा इलेक्ट्रिक सिंबल्स में। जो मैं बोल रहा हूँ ध्वनि को परिवर्तित कर देगा इलेक्ट्रिक सिंबल्स में, और जो हमारी डिवाइस है जिससे द्वारा हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसको क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी और स्टोर कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस ग्राफिक्स के में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp png .jpg TIF या JF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो देखिए ऐसी कौन सी जो ग्राफिक्स है, कौन सा ग्राफिक्स है जो इन सारी चीज़ों को, इनकी छवियों को, इनकी स्कैनिंग फ़ोटो को जो है क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब एक तरीके से मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म उनको देता है, इन जो फॉर्मेट्स को प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि वो सेव हो जाए। तो देखिए ये होता है बिट मैप रहेगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेस्टर,
तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। रजिस्टर कहा जाता है इसको इंग्लिश में। और ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये जो प्रकार हैं, इनको क्या देता है, एक तरीके से स्टोर होने की जो है प्लेटफॉर्म देता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जितने भी चीज़ें दे रखी हैं PNG JPG, इनकी फुल फॉर्म आप एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित रखती हैं? तो देखिए ये जो संबंध रखती हैं, ये रखती है उड़ीसा स्टेट से। उड़ीसा के जो मयूरभंज जिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ के खेदा पोसी गांव से ये बिलोंग रखती हैं। तो देखिए गांव तो एक बार को आप याद नहीं करना है आपको, आप इसके जो है राज्य से ही याद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज उसको याद कर सकते हैं। देखिए ये क्या रही हैं, झारखंड की गवर्नर रही हैं, झारखंड की पहले गवर्नर रही हैं, और अब जो है राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति, इनको बेसिकली नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड की गवर्नर रही हैं, उड़ीसा की क्यों नहीं रही? तो आप जो है बताएंगे इसका क्या कारण है कि उड़ीसा की क्या गवर्नर उड़ीसा की में पैदा हुई, क्या उड़ीसा की गवर्नर बन सकती थी द्रौपदी मुर्मू या नहीं बन सकती? तो आप इसको बिल्कुल बताएंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा सकता है किसी न किसी रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो देखिए ये प्रेस है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो है 150वां। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है 150 जो रैंक आई है भारत की, वो 180 देशों में आई है। 180 कुल देश जो है इसमें शामिल होते हैं, और उसमें 150वीं रैंक इंडिया की है। देखिए इसको जो निकालते हैं वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको जो निकाला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इससे पहले साल में भारत की जो रैंक थी वो थी 142। तो आप मान सकते हैं कि 8 रैंक भारत पिछड़ा है इसमें। प्रेस को जो है स्वतंत्रता इतनी नहीं है भारत में, ये आप मान सकते हैं। मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का जो है निधन हो गया? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा, बस इतना समझ लीजिए कि ये टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने ये शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर थे। तो पहला ऑस्ट्रेलिया का जो विकेट कीपर जिसने शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में वो रॉड मार्श थे। इसके बाद में देखिए 26 क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए ICC मेंस पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर को क्या चुना गया है? फरवरी माह के लिए ICC मेंस पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए इनका जो नाम है वो है डॉक्टर मानिक शाह। मानिक शाह बीजेपी से संबंध रखते हैं, और इन्होंने क्या ली है, हाँ ये भाजपा से ही संबंध रखते हैं ऑब्वियसली। और 15 मई 2022 को त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल जो हैं त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन प्रोसेस टीचिंग लर्निंग सेशन। इन प्रोसेस, इसका जो मतलब है प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम का मतलब है इन प्रोसेस टीचिंग लर्निंग सिस्टम। इसके दौरान निर्माणात्मक जो ये वाली नीति है, ये ऑप्शन रहेगा इसका, इस आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके द्वारा ये आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसको फॉर्मेटिव कहा जाता है। और इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी इन प्रोसेस टीचिंग लर्निंग सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली जो विद्यार्थी है, जो शिक्षक हैं, वो दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, काफ़ी जो है एक पर्सनल तरीके से जो है चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां रह रही हैं, उनको क्या करने की, उनको रिड्रेसल करने का, उनका सुधार करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कौन सा व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब माइक्रो टीचिंग। इसमें माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है अध्यापक द्वारा, और इसमें अध्यापक और जो छात्र है उसका रिलेशन थोड़ा सही हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि टीचर जो है अपनी तरफ से एक बेसिकली आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करता है उसके जो छात्र है उसके व्यवहार को देख के, और इसलिए जो है सूक्ष्म शिक्षण में छात्र व अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर जो है प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपीकरण संभव हो सका क्योंकि? तो देखिए जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, उनका लघु रूपीकरण का मतलब है बेसिकली जो छोटे हो पाए, जो वो इसको कहते हैं इंग्लिश में मिनिएचराइजेशन। मिनिएचराइजेशन मतलब छोटे हो जाना। और इसका किस चीज़ का प्रयोग किया गया? तो इसमें जो प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया गया समकालिक
प्रतिपद चिप्स का, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स, जो है इंटीग्रेटेड चिप्स आईसीज कहा जाता है उनको। और इसमें जो है 1958 में आविष्कार किया गया था जैक किल्बी द्वारा, तो तभी जो है आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण हो सका। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने जो डिटेलिंग हो सकती है वो इनके बारे में बताई है, आगे भी हम और जो है टेस्ट सीरीज जल्दी लेके आ रहे हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें और बाकी जो है मॉक टेस्ट करते रहें। इनमें जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको थोड़ा सा और देख लेंगे तो आपकी जो तैयारी एक अच्छे स्तर पे हो जाएगी। इस चीज़ को भी आप थोड़ा कंसिडर करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।